Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। एमपीटेट वर्ग एक कॉमर्स जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। अब बिना किसी देरी से हम पहला एमसीक्यूज़ स्क्रीन पर ले लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि लेखांकन मानक कौन जारी करता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसी के द्वारा भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं, इसके लिए जो संस्था बनाई गई है ICAI, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि पर्टिकुलर ICAI जो है वो कब स्थापित हुई। तो ICAI की स्थापना वर्ष 1949 में हुई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस फैक्ट को भी आप याद रखें। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ICAI के अंतर्गत कौन सा बोर्ड है जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो 1977 में एस्टेब्लिश हुआ वो इसके लिए ज़िम्मेदार है और वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने का काम कौन सी संस्था करती है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर ICAI हो जाएगा। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्न में से बही खाते के संबंध में कौन सा कथन विषम है, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ ऑड है। तो अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर क्या यहाँ अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में यहाँ ऑड बताया गया है, बही खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो आपका ई ऑप्शन दिया गया है वो पर्टिकुलर ई ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहा गया है कि बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक कीपिंग का काम पहले शुरू होता है, बाद में अकाउंटिंग का काम होता है, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट लिखा गया है कि अकाउंटिंग के बाद बुक कीपिंग आती है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अकाउंटिंग में सबसे पहले बुक कीपिंग होती है और जहाँ बुक कीपिंग का काम यानी कि पुस्त पालन का काम खत्म होता है, वहाँ से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो देखें स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन एक चालू दायित्वों में सन्निहित नहीं होता, यानी कि कौन सा एक जो है वो करेंट लायबिलिटी नहीं है या करेंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी कि संभाव्य दायित्व। संभावित दायित्व एक ऐसा दायित्व है जो आपके चालू दायित्वों में शामिल नहीं होता, बल्कि इसको ये भी पूछा जा सकता है कि इस चालू दायित्व को करंट लायबिलिटीज़ को कहाँ लिखा जाता है। तो इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को पर्टिकुलर कहाँ दिखाया जाता है, ये भी क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप बताएंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स यानी कि टिप्पणी में लिखा जाता है। इसके बारे में और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली इसको बताया गया है कि इसको पर्टिकुलर कहाँ लिखा जाता है। तो संभावित दायित्व जिसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं, ये कोई दायित्व नहीं होते जिनकी एक दायित्व होने की इनकी संभावना मात्र होती है, अतः इन्हें दायित्व पक्ष में नहीं दिखाया जाता अपितु विवरण में, टिप्पणी में दिखाया जाता है। मतलब कि जो नोट्स टू अकाउंट होता है, जो बैलेंस शीट का क्लैरिफिकेशन होता है, उसमें इसको दिखाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम चालू दायित्वों में नहीं दिखाते, जबकि बिल्स पेबल आप जानते हैं जिसको हम दे बिल कहते हैं, इन्हें चालू दायित्वों में लिखा जाता है। ट्रेड
क्रेडिटर्स भी जो व्यापारिक लेनदार होते हैं वो भी आपके चालू दायित्व करेंट लाइबिलिटीज़ हैं, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये भी आपका चालू दायित्व है। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपका चालू दायित्व नहीं है और इन्हें चालू दायित्वों में नहीं दिखाया जाता, करेंट लाइबिलिटी में शो नहीं किया जाता, बल्कि इनको शो किया जाता है नोट्स टू अकाउंट में। और नोट्स टू अकाउंट कहाँ बनाया जाता है, तो ये बैलेंस शीट के बाद बनाया जाता है। और ये नोट्स टू अकाउंट्स यानी कि टिप्पणी क्या होती हैं, तो ये बैलेंस शीट का क्लैरिफिकेशन होती हैं कि बैलेंस शीट में अगर किसी मद के अंतर्गत 2 या 3 राशियां शामिल हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन हमें नोट्स टू अकाउंट में दिया जाता है। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप याद रखेंगे। एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट में भी इसी कंटिंजेंट लाइबिलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ये फैक्ट बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे देख लेते हैं पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो आपका एक संपत्ति है, क्योंकि इसको हम संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में हम पूर्वदत्त बीमा कहते हैं, पूर्वदत्त बीमा आपका एक संपत्ति है। अगर इस क्वेश्चन में पूर्वदत्त बीमे की जगह अदत्त बीमा लिखा होता तो वो आपका एक दायित्व हो जाता, एक लाइबिलिटी हो जाता। इंग्लिश में अगर ऐसा होता कि आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस अगर आपका आ जाता तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस को हम एक लाइबिलिटी कहते हैं, वो भी करंट लाइबिलिटी। लेकिन फ़िलहाल प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए क्या है, एक असेट है, और जिसको बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ पर्सनल अकाउंट। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि पर्सनल अकाउंट इनमें से क्या है। तो आप जानते हैं कि यहाँ जो आपका प्रीपेड सैलरी अकाउंट होता है वो भी पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट तो आप जानते ही हैं कि पहले ही पर्सनल अकाउंट माना जाता है, क्योंकि व्यापारी का जो निजी खाता होता है वो ड्राइंग अकाउंट कहलाता है। इसको हम पर्सनल अकाउंट ऑफ ऑनर कहते हैं। तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ये सारे अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो फिलहाल आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं ए, बी और सी में, वो तीनों ही पर्सनल अकाउंट हैं। इसके बाद हम आगे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ विल बी क्रेडिटेड टू। यानी यहाँ ये पूछा गया है कि कोई भी व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए जब व्यापार से माल निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि जब ड्राइंग होगी, गुड्स निकाला जाएगा, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ आपका आंसर बी हो जाएगा। इसलिए यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अगर यहाँ कैश विड्रॉ किया होता, व्यापार से निजी उपयोग के लिए रोकड़ निकाली होती, तो फिर एंट्री बदल जाती और आपकी एंट्री क्या होती, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ आपको बताया गया है या यहाँ आपसे पूछा गया है कि ड्राइंग जब होगी तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पर्टिकुलर ड्राइंग जब गुड्स की होती है तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। इसका क्लैरिफिकेशन भी हम थोड़ा देख लेते हैं, और क्लैरिफिकेशन में देखिए क्लियरली आपको दिया गया है कि व्यापार का स्वामी जब निजी उपयोग के लिए यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से गुड्स निकालता है तो पर्टिकुलर क्या जनरल एंट्री होगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब वो गुड्स विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट होगा। हिंदी में इसका क्या होगा, तो हिंदी में होगा आहरण खाता डेबिट क्रय खाते से, यानी कि क्रय खाता आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पर्टिकुलर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि ASBI रिलेटेड टू। तो आपसे पूछा गया है कि जो
ASB यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया था वो पर्टिकुलर किस चीज़ के संबंध में दिया था, मतलब कि जो ICAI संस्था है उसके अंतर्गत आने वाला ASB जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने सबसे पहली अपना जो AS दिया था, जो AS दिया था वो किसके संबंध में दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि उसने जो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया था वो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण के संबंध में दिया था, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, सबसे पहले इस बात को डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि आप किस अकाउंटिंग पॉलिसी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि दी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब पास हुआ, तो ये पर्टिकुलर आपका 1949 में पास हुआ, और इसी ईयर में क्या बनाया गया था, ICAI बनाया गया था। और ICAI का फुल फॉर्म क्या है, तो ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी 1949 है, यानी कि 1949 है। तो जिस वर्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बनाया गया 1949, उसी ईयर में ICAI को भी स्थापित किया गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ICAI की स्थापना जब हुई तो हेड ऑफिस क्या बनाया गया, तो ICAI की स्थापना पर उसका हेड ऑफिस दिल्ली में बनाया गया है, मतलब दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप यहाँ याद रखें। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है, तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी का जब एकीकरण होता है, इंग्लिश में भी हम आपको बता देते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर्टिकुलर एकीकरण का संबंध यहाँ अमलगामेशन से है, मतलब अमलगामेशन ऑफ कंपनीज इज़ रिलेटेड टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ आपका राइट आंसर AS14 हो जाएगा, क्योंकि AS14 का संबंध कंपनियों के एकीकरण मतलब कि अमलगामेशन ऑफ कंपनीज से है। इसके अलावा AS20 भी आपको दिया गया है, तो इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि AS20 का संबंध जो है वो प्रति अंश अर्जन से है, प्रति अंश आय अर्जन, जिसको हम अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS कहते हैं, उससे है। तो AS20 का संबंध EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर से है। और AS16 भी आपको दिया गया है, तो AS16 का संबंध जो है वो ऋण से संबंधित लागत का लेखांकन से है। और इसके बाद AS12 गवर्नमेंट ग्रांट से संबंधित होती है, जिसको हम सरकारी अनुदान कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे AS जो हैं ये MP टेट वर्ग 1 कॉमर्स की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस में भी इंक्लूड हैं। और हमेशा एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि किसी न किसी AS से 1 या 2 क्वेश्चन उस पूरे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये AS जो हैं एक फैक्चुअल आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इनको याद करना आपको ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं पर्टिकुलर क्या है। तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग, यहाँ दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो समीकरण सही है, मतलब कि कौन सा इक्वेशन इनमें से करेक्ट है। तो इंग्लिश में भी हम आपको बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है। इसमें ये पूछा गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम बनाते हैं उसका सही सूत्र यानी कि सही फार्मूला क्या है। तो इसका सही फार्मूला आपका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हैं कि नेट वर्थ ऑफ आ बिजनेस मीन्स, मतलब एक व्यापार के शुद्ध मूल्य को हम क्या कहते हैं या उसका क्या फार्मूला है, यहाँ ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जब हम टोटल असेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को हम लेस करते हैं तो रिज़ल्ट हमको जो मिलता है वो आपका नेट वर्थ कहलाता है। तो नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस, अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस की जो शुद्ध मूल्य है बिजनेस का वो क्या है, या बिजनेस की शुद्ध संपत्तियां क्या हैं,
तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि व्यापार की कुल संपत्तियां यानी कि टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ को हम लेस कर दें तो जो आपको आंसर में मिलेगा वो बिजनेस का नेट वर्थ कहलाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो देखिए आपसे यहाँ पूछा गया है कि कैपिटल ऑफ बिजनेस इज़, मतलब कि व्यवसाय की पूंजी क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यवसाय की पूंजी क्या होती है, तो व्यवसाय की पूंजी व्यवसाय का दायित्व होती है। मतलब कि कैपिटल ऑफ बिजनेस इज़ आ लायबिलिटी, मतलब कि बिजनेस में जो भी कैपिटल हम लगाते हैं वो आज या कल जब भी हम बिजनेस को बंद करेंगे वो कैपिटल उसके ऑनर को यानी कि जो बिजनेसमैन है उसको वापस करना होगी। तो बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेस की लायबिलिटी हो, बिजनेस की जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि बिजनेसमैन को वो कैपिटल जो है वो उसने जो पैसे लगाए हैं वो कैपिटल जब व्यापार बंद हो जाएगा तो ये उसको व्यापारी को वापस मिलना चाहिए। इसलिए व्यापार में लगाई गई पूंजी व्यापार का एक दायित्व होती है। और आपने बैलेंस शीट में भी देखा होगा कि इसको कैपिटल को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो बिजनेस की कैपिटल बिजनेस की क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि दी अजम्पशन दैट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस इज़ बेस्ड ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि लाभों की प्रत्याशा मत करो बल्कि सभी हानियों के लिए व्यवस्था करो। तो ये पर्टिकुलर किस आपके कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन से जो है वो कन्वेंशन से रिलेटेड है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो होती है जिसको हम रूढ़िवादिता की परंपरा कहते हैं, या हम जिसको रूढ़िवादिता की परंपरा कहते हैं यानी कि जो परंपरा बहुत पहले से रूढ़िवादी तौर पर चली आ रही है, उस परंपरा के तहत ये किया जाता है कि लाभों की प्रत्याशा नहीं की जाती, मतलब लाभों का अनुमान नहीं लगाया जाता, लेकिन हानियों की उचित व्यवस्था की जाती है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का संबंध कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता की परंपरा से है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ए हो जाएगा। इसका क्लैरिफिकेशन भी आपको दिया गया है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि हमें हानि के लिए प्रावधान करना है लेकिन लाभों की प्रत्याशा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं विंडो ड्रेसिंग इज़ प्रोहिबिटेड ड्यू टू, यानी कि विंडो ड्रेसिंग जो है उसको पर्टिकुलर कहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है या कौन सी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन ये कहती है कि जो दिखावा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब यहाँ दिखावे से अर्थ ये होता है कि हम किसी भी संपत्ति को ज़्यादा मूल्य पर दिखाते हैं या लायबिलिटी को कम मूल्य पर दिखाते हैं और मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब कि अपने डेटा जो है उसको व्यापार के हित में दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक आर्टिफिशियल आप जो है वो रिएक्ट देते हैं अपने बिजनेस में, असेट को ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं या लायबिलिटी को कम बताते हैं या हिरास कम लगाते हैं जिससे संपत्ति का मूल्य कम ना हो बल्कि वो बढ़ता हुआ दिखे। तो ये किस पर्टिकुलर कन्वेंशन का या किस परंपरा का उल्लंघन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र ये कहती है कि व्यवसाय का पूर्ण प्रकट करना, यानी कि जो व्यापार की वास्तविक स्थिति है हमें वो स्थिति को दिखाना चाहिए, और विंडो ड्रेसिंग यानी कि कोई आर्टिफिशियल उसमें जो है वो डेटा नहीं रखना चाहिए। जो भी डेटा रियल है उस रियल डेटा का यूज़ करना चाहिए ताकि रियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस सामने आ सके। मतलब कि हम विंडो ड्रेसिंग करके कंपनी की या फर्म की वास्तविक स्थिति को छुपा नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट बताती है कि व्यापार की जो वास्तविक स्थिति है उससे हमें लोगों को अवगत कराना चाहिए और सही आंकड़ों को एक्यूरेसी के साथ जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्या दिया है। तो यहाँ पूछा गया है कि ऑनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, मालिक की समता का अभिप्राय क्या है।
तो मालिक की समता का अभिप्राय जो है वो यहाँ ऑप्शन आपके डी से है कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि टोटल असेट्स में से यदि हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को या टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को लेस कर दें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें वहाँ नेट वर्थ हमने बताया था, और उसी नेट वर्थ को हम क्या कहते हैं, उसी नेट वर्थ को यहाँ ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। मतलब कि व्यापार का जो मालिक है उसका कितना हिस्सा है उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। और ये ओनर्स इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, तो इसी ओनर्स इक्विटी को हम दूसरे तौर पर क्या कह सकते हैं, तो हम उसको नेट वर्थ कह सकते हैं कि नेट वर्थ का अर्थ ही होता है कि ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ जो है वो एक ही चीज़ है, जिसको हम हिंदी में कहें कि मालिक की जो समता है या शुद्ध मूल्य जो है वो एक ही चीज़ है। और उसका पर्टिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा वो आप डी ऑप्शन में देख सकते हैं कि टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़। इससे हमको ओनर्स इक्विटी यानी कि नेट वर्थ मिल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर आगे क्या दिया गया है। तो देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है। तो आप जानते हैं कि लेखा विधि का सिद्धांत तो दोहरा लेखा प्रणाली भी है, लेखा वही का जो सिद्धांत है वो लागत का सिद्धांत को भी मानता है, और भौतिकता का सिद्धांत जो है वो भी लेखांकन में यानी कि अकाउंटेंसी में आता है। लेकिन सत्यता का लेखांकन सत्यता का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता, और वैसे भी हम एक्यूरेट डेटा ही प्रॉपर यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में। तो सत्यता का सिद्धांत यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंग्लिश में इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि कौन सा प्रिंसिपल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ सत्यता जिसको हम बोलें, ट्रुथफुलनेस जो है वो आपका अकाउंटिंग का सिद्धांत नहीं है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम आपका अकाउंटिंग का सिद्धांत है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी आपकी अकाउंटिंग का सिद्धांत है, जिसको हम कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यानी कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी ये बताती है कि हम और हमारा बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। हमारी एंटिटी और हमारी बिजनेस की जो एंटिटी है, यानी कि हमारी जो पर्टिकुलर इकाई है वो हमसे क्या है, अलग है। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यापार में पूंजी एक अलग शो की जाती है, यानी कि कैपिटल अकाउंट खोला जाता है और ड्राइंग अकाउंट अलग खोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल को अलग से बिजनेस में लिखा जाता है और कैपिटल के अलावा ड्राइंग को अलग लिखा जाता है। कैपिटल का अकाउंट बिजनेस का अकाउंट होता है, जबकि ड्राइंग अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन का अकाउंट होता है। हिंदी में यदि हम इसको समझें कि पूंजी खाता व्यापार का खाता होता है, जबकि आहरण खाता व्यापारी का खाता होता है, यानी कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग हैं और दोनों के खाते अलग अलग खोले जाते हैं। तो ये किस अवधारणा का हिस्सा है, तो ये आपकी व्यवसाय इकाई अवधारणा का हिस्सा है। इसमें सेपरेट बिजनेस एंटिटी मानी जाती है, मतलब हम और हमारा बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है, मतलब कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं उनका आधार क्या होता है। तो जैसा हम आपको बता दें कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि GAAP का फुल फॉर्म क्या है। तो GAAP का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो आधार है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मान्यताएं। और इन मान्यताओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो अजम्पशन कहते हैं। तो जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इनका संबंध जो है वो अजम्पशन से है, मतलब मान्यताओं से है। और जैसा कि
कि आप जानते हैं कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होती है और अकाउंट में कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। इन्हीं मान्यताओं, परंपराओं और सिद्धांतों पर अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग प्रोसेस वर्क करती है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड टू अजम्पशन, ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट MCQs आपके लिए लेकर आए, इसमें अब हम आपको एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि MP-TET वर्ग 1 के लिए हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF फाइल्स, प्रैक्टिस सेट और पूरे कोर्स मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन एक कोर्स के रूप में। अगर इसके बारे में आपको जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अब हम अगले 3 क्वेश्चन जो और बाकी हैं वो इस वीडियो में शामिल कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वो किसका उल्लंघन करेगी। तो यहाँ C का उल्लंघन करेगी, क्योंकि यहाँ C से आशय वसूली अवधारणा से है और वसूली अवधारणा का मतलब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। अब ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होती है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताती है कि जब कोई इनकम रिसीव्ड हो जाए तब उसका लेखा किया जाए। तो इनकम जो रिसीव्ड हो जाए यानी वाकई में हमको मिल जाए, एक्चुअली रिसीव्ड हो जाए, उसको लिखा जाए। तो ये किस अवधारणा में कहा गया है, तो ये रियलाइजेशन अवधारणा में कहा गया है। लेकिन जब हम किसी पूर्व प्राप्त आय का मतलब कि एडवांस इनकम को हम रिकॉर्डेड करते हैं तो एडवांस इनकम की रिकॉर्डिंग पर्टिकुलर किस कॉन्सेप्ट का उल्लंघन है या किस कॉन्सेप्ट के वो अगेंस्ट जाती है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाती है। ये क्वेश्चन PGT 2009 में भी आ चुका है। तो पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चन हम आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर ले लेते हैं। असेट ऑफ अ बिजनेस मीन्स, तो असेट से आशय किस चीज़ों से है। तो आप जैसा कि जानते हैं, अभी इस वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि असेट्स का फार्मूला होता है कि असेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि संपत्तियों का योग क्या होता है, संपत्तियों का योग होता है दायित्व प्लस पूंजी। यदि हम लेखांकन समीकरण में दायित्व प्लस पूंजी को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, दायित्व प्लस पूंजी को हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएंगी क्या, संपत्तियां मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है और उसको एक क्वेश्चन के रूप में आपको दे दिया गया है। तो बिजनेस की एसेट क्या होती हैं, किसी भी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को यदि हम उसकी कैपिटल के साथ ऐड कर दें तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो असेट ऑफ द बिजनेस मिलेगा, मतलब उस व्यापार की कुल संपत्ति हमको मिल जाएंगी। अब ये आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर हम ले लेते हैं। लेखांकन समीकरण आधारित है। हमसे ये पूछा गया है कि जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग इक्वेशंस होते हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर आधारित होते हैं। तो याद रखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन आपके द्विपक्षीय अवधारणा पर मतलब डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। तो डुअल आस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट होती है उसका क्या फार्मूला होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि टोटल असेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एक इसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन के आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है तो असेट्स लिखी जाती हैं और राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है तो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ लिखी जाती है। एक बार आप फिर से इस बात को समझ लें कि ये भी पूछा जा सकता है कि लेखांकन समीकरण के बाएं पक्ष में क्या लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं, तो वहाँ असेट्स लिखी जाती हैं। और राइट हैंड साइड क्या लिखा जाता है तो राइट हैंड साइड कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल होता है। तो इसलिए आप याद रखें कि जो आपकी डुअल असेट कॉन्सेप्ट है, यानी जिसको हम डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, सॉरी, इसको हमने यहाँ डुअल आस्पेक्ट लिखना था कि डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो होती है वो आपकी क्या होती है, द्विपक्षीय अवधारणा। और द्विपक्षीय अवधारणा का संबंध किससे है, लेखांकन समीकरण से है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम आपको एक बात और भी बता दें कि बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो उसमें लायबिलिटी साइड पहले होता है और असेट बाद में होता है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इस जस्ट अपोजिट में क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड पहले असेट्स आती हैं और राइट हैंड साइड कैपिटल और लायबिलिटी आती हैं। तो आई होप ये फ़र्क भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया और आपको कुछ नॉलेजेबल अगर चीज़ मिली है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्त जो एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इसके साथ साथ एक टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना हुआ है, उससे भी आप जुड़ जाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे जो भी न्यू अपडेट्स हैं उनकी जानकारी आपकी तैयारी के संबंध में मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।